Our next topic is universal law of gravitation. Universal law of gravitation क्या कहता है, तो लाइन बाय लाइन समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे एंड देन उसकी एक डेरिवेशन भी है वो समझेंगे और हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एवरी पॉइंट मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट मास, पॉइंट मास यानी वही कोई अगर मैंने छोटा सा पॉइंट ले लिया उसके मास ले लिया, अब वो पॉइंट बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब एक और बात, यूनिवर्स में सिर्फ एक पॉइंट तो है नहीं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट उनमें से जितने भी सारे पॉइंट हैं तो वो उनमें से हर एक पॉइंट अट्रैक्ट एवरी अदर पॉइंट मास, हर एक पॉइंट दूसरे हर एक पॉइंट को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स। कैसे अट्रैक्ट करता है? एक फोर्स के द्वारा एक्टिंग। वो फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स लगता है, कहाँ पर लगता है? along the line intersecting both points, यानी वो जो फोर्स लग रहा है वो एक ऐसी लाइन के द्वारा लग रहा है जो कि उन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करे। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। नाउ अब इन दोनों के बीच में लग रहा होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अब कैसे लगेगा? एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हो, उसे थोड़ा ब्लैक रंग से बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए भाई, सर्दी की वजह से जुकाम हो गया, किन किन को हुआ है मेरे को भी बताना, मैं भी तो जानूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक। तो ये देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसी लाइन पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है। समझ गए? ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, कोई ये नहीं है कि रियल लाइन हो, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसका हमने पाथवे, एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि अर्थ जो होती है वो एक ऑर्बिट में घूमती है, ठीक। अगर अर्थ ऑर्बिट में घूम रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन असलियत में है, वो तो अर्थ एक सर्कुलर पाथवे में घूम रही है जिसका हमने अपनी सहूलियत के लिए एक गोलक टाइप, हमने एलिप्स टाइप पाथवे बना लिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी ये फोर्स अट्रैक्शन है बिटवीन टू पॉइंट मासेस के बीच में, टू पॉइंट मासेस के बीच में, B/W का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। आगे से अगर मैं ये यूज़ करूँ तो समझ जाना बिटवीन लिख रहा हूँ। तो कोई भी दो पॉइंट मास के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी दो पॉइंट मास के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये क्या कह गए कि लेट्स से ये मास है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। समझ गए? ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और स्क्वायर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/समथिंग, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है, लेट्स से d डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये d डिस्टेंस है, या फिर r भी आप ले सकते थे, ठीक। तो d डिस्टेंस है, तो उनके डिस्टेंस के जो भी डिस्टेंस है बिटवीन दैम, उसके स्क्वायर यानी d का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? अब ये तो हो गया हमारा पहला रिलेशन और ये हो गया दूसरा रिलेशन। अब इस डेटा से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि फोर्स का हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। इन दोनों रिलेशन से हमने एक फॉर्मूला बना लिया फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि क्या आया? फोर्स। अब फोर्स, वैसे तो पहली बात तो एक रिलेशन पहले हम जानेंगे, उसके बाद ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d²। सही बात। अब अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड करते हैं, ये आप सब जानते हो। तो कांस्टेंट वैल्यू जो वो ऐड होगी वो हमारा होगा g। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक जी नाम के साइंटिस्ट थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने ही दिया था। तो जी लगा देंगे, m1 m2 अपॉन d²। क्या है? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपका निकल गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। नाउ जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू
ये जितना भी अभी चीज़ हम पढ़ रहे हैं सब 9th क्लास में भी आप पढ़ के आ रखे हो। जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब आप बताइए इसकी यूनिट क्या होगी। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जी की यूनिट निकालो और उसके डायमेंशंस निकालो। तो अगर मैं क्वेश्चंस अगर हम करें, क्वेश्चन आ जाता है फाइंड जी एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। सो जी की अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो जी किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक। फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। डी स्क्वायर की क्या यूनिट होगी? डी क्या है आखिर? मीटर में तो नापा जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब m किस में नापा जाएगा? केजी में। अब यहाँ पे m1 इंटू m2 है, तो यानी केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी क्या? SI यूनिट। अब अगर हमें इसका वो निकालना हो डायमेंशन, तो कैसे निकालेंगे? तो न्यूटन को भी खोल लेते हैं, न्यूटन को भी क्यों परेशान करें, हम इसको रफ के लिए न्यूटन को भी खोल लेते हैं डायमेंशन के लिए। पहली बात तो रफ कर रहे हैं हम। न्यूटन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में? केजी में। और एक्सेलरेशन किस में? एक्सेलरेशन आपका आएगा किस में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही था, और यहाँ पर था आपका केजी। नाउ केजी स्क्वायर, नाउ केजी स्क्वायर डिवाइड में अगर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा केजी मीटर का क्यूब हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर रहेगा, और केजी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही होगा, ठीक है। इस केजी से ये स्क्वायर गया, ठीक, बचा क्या? मीटर क्यूब बाय सेकंड का स्क्वायर इंटू केजी। अब आप इसकी आसानी से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो डायमेंशन अगर आप निकालो, क्या डायमेंशन अगर निकालो, डायमेंशन किस में निकलती है? मास, लेंथ एंड टाइम। मास क्या है? -1। लेंथ क्या है? क्यूब 3⁻8। टी क्या है? -2। तो ये आपकी निकल गई डायमेंशन और SI यूनिट। तो अब यहाँ पे लगा सकते हो जी की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये आपकी हो गई जी की वैल्यू। और इतना ही था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे 9वीं क्लास में, 9th क्लास में। जितने भी आपने पढ़े हैं क्वेश्चंस अगर इससे डायरेक्ट आते हो वो 9th क्लास में आते थे कि आपको दो मासेस दी उनके बीच का आपको फोर्स निकालना है। अब आपसे ना इसकी एप्लीकेशंस आती है, कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो उसमें आपको उसमें इसकी एप्लीकेशन आ सकती है। कैसे आएगी एक बार चेक करें। एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा, चलो ठीक है, आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन है मेरे पास, दो बॉडी हैं, ये 5 kg की, ये 100 kg की, तीन बॉडी हैं, ये है 20 kg की, ठीक। ये 3 बॉडी है मेरे पास। अब आप देखिए, हाँ, इसको नाम दे देते हैं एम ए, स्मॉल एम से लिखते हैं, एम ए, एम बी, एम सी। अब 5 kg और 20 kg की दूरी है आपकी 1 मीटर, ये आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसकी दूरी बताइए। किसकी? ये दूरी बताइए, ये इन दोनों के बीच की दूरी आप बताइए। तो सबसे पहली बात, अब आप इसमें ये लॉ कैसे यूज़ करोगे, है ना, आपको ये लॉ तो यूज़ करना ही है। तो कैसे करोगे? इस वाले बॉडी पे, इस वाली बॉडी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं एम बी का, तो इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा कौन? एम में।
अब वो कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा इस फोर्स के हिसाब से, यानी इधर लगेगा G। M1 कितना है, M1 है आपका 5 kg इंटू M2 कितना है, M2 है आपका M2, हाँ M2 तो यही है ना 100 kg, और डिस्टेंस का स्क्वायर x। और अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। समझ गए। तो इधर की तरफ mc भी इधर से mb के ऊपर mc भी इधर की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर m1 आपका mb है 100 kg एंड mc आपका 20 kg अपॉन में 1 माइनस एक्स, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से आप फ्री बॉडी डायग्राम से समझ सकते हो कि G 5 इंटू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू G 100 इंटू 20 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो G से G कटा, 100 से 100 कटा, 5 से 20 कटा, कितने बार पे, 4 बार पे। तो ये आपकी क्वेश्चन आई। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ वो वाला फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a क्या है 1 और b क्या है x, तो x एक बार देखूँ तो कि आ भी नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा, 2 मिनट रुकना, मेरे को 2 मिनट दीजिए बस, अब इसे ठीक कर दूँ। इतना तो आ रहा होगा, हाँ जी, जस्ट अ मिनट, यस ठीक। तो इसको जब ओपन करा ये आया 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये इधर ले आया मैं और इसको इधर भेज दिया, कितना आया 4x स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो बनेगी मेरी कितनी, 4x माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी आपकी x में और एक आपकी आएगी, मतलब x की वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस में आ सकती है एक नेगेटिव में, या फिर दोनों पॉजिटिव में भी आ सकती हैं। वो आप देख लेना कौन सी सुटेबल बैठ रही है इस कंडीशन के लिए। एंड दोबारा से ठीक करते हैं। हाँ जी, तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन लिया था मैंने। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 2 प्लैनेट है, 2 प्लैनेट के बीच में एक एस्ट्रॉयड है, या फिर वो तीसरा प्लैनेट है, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 प्लैनेट है, उनके बीच में एक एस्ट्रॉयड है। अब वो एस्ट्रॉयड हाँ, उसमें बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन बता ही देता हूँ ना, जैसे हाँ एस्ट्रॉयड नहीं है, सॉरी, 2 प्लैनेट है, इस प्लैनेट से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया और उसकी वेलोसिटी उसकी बतानी है इतनी कि वो इस वाले प्लैनेट के ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाए। तो यानी इतनी वेलोसिटी चाहिए कि वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम हो, कि यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट ये दोनों बराबर हो। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है, जोन सा भारी वाले मास होगा, ये थोड़ा 4r का दे रखा था, ये थोड़ा बड़ा प्लेनेट था, तो जाहिर सी बात है इसी की तरफ खींचा चला आ जाएगा जो भी एस्ट्रॉयड है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है फेंका है। ठीक, तो आप समझ रहे हो ना, पॉइंट समझ रहे हो। ये लॉ अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपको कोई बेसिक चीज़ समझ नहीं आ रही है और आपसे कोई बोले कि यार ये तो बेसिक है, आपके ट्यूशन या क्लास में टीचर कोई भी ऐसे बोले कि यार ये तो बेसिक है, ये आपको नहीं आ रहा तो क्या आएगा, है ना, मतलब ये नहीं आ रहा, ये नहीं बता रहे, मैं ये नहीं कर रहे वो, है ना। तो उनसे बोलो सर हमें पहले बेसिक ही सिखाओ, क्योंकि अगर मान लो आपको यही नहीं पता है, तो आप इन क्वेश्चंस पे जा ही नहीं पाओगे। आपको जब यही नहीं करना आ रहा है, ये फॉर्मूला ही नहीं पता, इसकी डेरिवेशन ही नहीं पता है, आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्रस्ट नहीं पता है कि आखिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। सो दिस वॉज द होल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2 बॉडी है, 2 बॉडी के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। नाउ लेट्स सपोज कि
यहाँ पर भी एक बॉडी है, यहाँ पर भी एक बॉडी है, यहाँ पर भी एक बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल फोर्स बनेंगे। देखिए एक इस फोर्स, एक इनको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ABC M1 M2, ठीक। तो M1 और A के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, है ना। M1 और B के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, M1 और C के भी बीच में भी एक फोर्स लगेगा। वैसे ही M2 और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा, M2 और B के बीच में फोर्स लगेगा, M2 और C के बीच में भी फोर्स लगेगा। वैसे ही B का M2 से लग गया, B का M1 से लग गया, B का A से भी लगेगा, B पे फोर्स A भी लगाएगा और B C पे भी फोर्स लगाएगा। वैसे ही C का B से लग गया, C का M2 से लग गया, C का MA से लग गया, C का A से भी लगाएगा, है ना। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो। हम यहाँ पे एक सिंपल केस देख रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल केस आ जाए, जब ऐसी बॉडीज आ जाए, तब आप क्या करोगे। तो उस जब भी देखो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनके लिए एक सिद्धांत बनाए जाते हैं, और सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो जो सिद्धांत इसके लिए बनाए उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।